तो आज हम बात करेंगे 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी भारत में। कैसे कैसे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी बात करते हैं कि कुछ क्लासेज स्थगित कर दी गई थी कुछ कारणों की वजह से, लेकिन अब कोई भी क्लास स्थगित नहीं होंगी, बिल्कुल टाइम पर आपके पास क्लासेस पहुंचती रहेंगी। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पूरे संपूर्ण यूपीएससी की तैयारी को बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं अब बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, कहा जा रहा है कि मौर्य काल को इसके महान साम्राज्य के कारण ही याद किया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। मौर्य काल को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि इसके महान साम्राज्यता के कारण, यानी कि एक बहुत ही महान साम्राज्य था, इसके वजह से क्या होता है, हम मौर्य काल को याद करते हैं। और इसमें 3 महत्वपूर्ण शासक थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे शासक थे। जैसे कि बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में बात करते हैं। तो बिंदुसार थे, वे भी एक महान शासक थे। और सबसे महान अगर देखा जाए तो उसके बाद आते हैं अशोक, बिंदुसार के पुत्र, और चंद्रगुप्त मौर्य के अगर देखा जाए तो वे पौत्र माने जाते हैं। वे भी बहुत ही महान शासक थे अशोक। तो एक बार अशोक के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आपको खुद में खुद पता चलेगा वाकई में अशोक बहुत महान शासक थे। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। कहा जा रहा है कि मौर्य काल के बाद क्या होता है, जब मौर्य काल बीतता है उसके बाद क्या होता है, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के युग में अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है कि अनेक राज्यों का उदय होता है। तो इस समय अगर देखा जाए 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है, अनेक राज्यों का उदय होता है। इनमें से कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं, यानी कि छोटे राज्य होते हैं, और लेकिन इनमें से भी अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे राज्य थे जो काफ़ी बड़े राज्य भी हुए, एक तरीके से काफ़ी बड़े राज्य भी थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 200 से लेकर 300 ईस्वी तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत में अगर देखा जाए तो अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उनमें भी अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी राज्य थे जो काफ़ी बड़े भी थे। जैसे कि बात कर लेते हैं कुषाणों के बारे में। कुषाणों का राज्य जो था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी विस्तृत था, और जिसका जो विस्तार था मध्य एशिया तक इसका विस्तार था, यानी कि मध्य एशिया तक ये फैला हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि लेकिन इन राज्यों से भी अधिक जिस चीज़ ने इस काल के पूरे उपमहाद्वीप में इस महाद्वीप को एकता में बांधा वो थी वाणिज्य और व्यापार का फैलाव। अगर देखा जाए तो जो ये राज्य थे ये अधिक एक तरीके से देखा जाए तो अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं इस समय, अगर देखा जाए जो एकता के सूत्र में इसलिए सारे राज्य बंधे हुए थे क्योंकि इस समय क्या था, वाणिज्य और व्यापार जो था काफ़ी चरम पर था। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वाणिज्य और व्यापार काफ़ी ठीक ठाक चल रहा था। इस काल में अगर देखा जाए तो अनेक क्षेत्रों में भौतिक समृद्धि रही है। तो इस क्षेत्र में अगर देखा जाए या इस काल में अगर देखा जाए तो अनेक क्षेत्रों में भौतिक समृद्धि रही है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि दक्षिणापथ के नाम से किसे जाना जाता था, तो प्राचीन काल में एशियंट काल में अगर देखा जाए तो पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का जो प्रदेश था उसे किस नाम से जाना जाता था, दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है भाई दक्षिणापथ वाला क्षेत्र क्या माना जाता था, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि बिंदु पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिणी प्रदेश को क्या कहा गया है, दक्षिणी पथ कहा गया है, दक्षिणापथ कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो हम किस नाम से जानते हैं, तो आज हम इसे किस नाम से जानते हैं, यानी कि दक्कन के नाम से आज हम इसे जानते हैं। तो आज इसे हम क्या कहते हैं, दक्कन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि दक्कन के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों के क्षेत्र थे। तो अगर देखा जाए तो दक्कन के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। तो ये जो दक्कन के जो दक्षिण में अगर देखा जाए तो द्रविड़ परिवार रहा करते थे, और यही भाषाएं बोलने वाले लोगों का ये क्षेत्र रहा है, या द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोगों की कहीं ना कहीं ये क्षेत्र रहा है।
इस भाषा को बोलने वाले जो लोग थे उनका ही क्षेत्र रहा। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जो जीवन था सामान्यतः खेतिहरों से बदलकर अधिक क्या हो जाता है, संपन्न हो गया था। बताया जा रहा है ईसा पूर्व के प्रथम प्रथम शताब्दी में या सहस्त्राब्दी में भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जो जीवन था वो सामान्य खेतिहरों से बदलकर अधिक संपन्न हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हो जाता है कि अब क्या होता है, जो लोग खेती वाला जीवन जी रहे थे उससे काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, यह बात दक्षिण भारत के समुचे दक्कन प्रदेश में पाए जाने वाले महापाषाणिक या मेगालिथिक शवों कक्ष के अध्ययन से स्पष्ट होता है। तो हमें कहाँ से पता चलता है, तो हमें क्या होता है कि महापाषाणिक शवों कक्षों से हमें ये पता चलता है कि दक्षिण भारत यानी कि दक्कन के समुचे प्रदेश में जो पाए जाने वाले लोग थे वे कहीं ना कहीं एक तरीके से संपन्न हो चुके थे। महापाषाण में देखा जाए तो मेगालिथ का अर्थ हो जाता है बड़ा पत्थर। देखिए इस समय को काल को कहा गया है या इस समय बताया गया है कि महापाषाण का मतलब या मेगालिथ का मतलब क्या हो जाता है, बड़ा पत्थर हो जाता है। शव कक्ष या कब्र के ऊपर पहचान के लिए क्या किया जाता था, खास तौर पर बड़े पत्थरों को रखा जाता था। दरअसल बताया जा रहा है कि जो एक तरीके से देखा जाए कि शव या कक्ष जो हुआ करता था उसके कब्र के ऊपर क्या होता था, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। क्यों रखा जाता था या क्यों रख दिए जाते थे, क्योंकि उनकी पहचान के लिए कि हमारे शव यानी कि यहाँ पर इनको दफनाया जा गया है। दूसरी बात करते हैं इन शव कक्षों से उन लोगों के जीवन के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। तो इसकी वजह से क्या है, जो शव कक्ष हैं मिल रहे हैं हमें, जो मिले हुए हैं मतलब खनन के दौरान, कुल मिलाकर खुदाई के दौरान, खोज के दौरान, तो इससे हमें जानकारी ये मिलती है कि कैसे वे लोग अपना जीवन बिता रहे थे। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे किसान तथा पशुपालक भी थे। वे किसान और पशुपालक भी थे और लोहे के औजारों का भी इस्तेमाल करते थे। तो लोहे का औजारों का भी इस्तेमाल करते थे। वैसे अगर देखा जाए तो लोहे के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है वैदिक संस्कृति से ही। वैदिक संस्कृति से ही हमें लोहे के बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में हमें लोहे के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। वहाँ पर तांबा, टिन और कांसा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि घोड़े पर सवारी करते थे। ये लोग क्या करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे और स्वर्ण तथा मणियों से बने आभूषण पहनते थे। तो ये लोग क्या करते थे, सोने तथा मणियों से बने जो आभूषण हुआ करते थे उसको पहनते थे। ये शव कक्ष जो थे विभिन्न प्रकार के हैं। ये जो शव कक्ष थे विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ जमीन में खड़ी की गई समान प्रस्तर यानी प्रस्तर शिलाओं के घेरे के रूप में हैं। तो अगर देखा जाए तो कुछ तो जमीन में की गई प्रस्तर यानी कि पत्थरों के शिलाओं के घेरे के रूप में थी, तो कुछ चट्टानों को काट कर कई गुफाओं के रूप में भी थी। कुछ ऐसे भी थी जिन्हें चट्टानों से काट कर बनाया गया था यानी गुफा जैसे रूप दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, महापाषाणिक स्थलों की खुदाई से जानकारी हमें मिली है कि वे लोग लौह कर्म से परिचित है यानी कि लोहे से वे लोग परिचित थे और काफ़ी उन्नत कर चुके थे लोहे के क्षेत्र में। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है लोहे के काफ़ी विस्तृत रूप में वे लोग इस्तेमाल करने लगे थे लोहे को। ठीक है, जैसे कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि वे लोहे की कुदाल और हंसिया का भी इस्तेमाल करने लगे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, शायद बताया जा रहा है कि शायद चावल तथा बाजरे की भी खेती करते थे। बताया जा रहा है कि शायद वे चावल और खेती के भी चावल तथा बाजरे की भी खेती किया करते थे। मिट्टी की काले लाल बर्तन पर्याप्त संख्या में मिले हैं। बताया जा रहा है कि इस समय के दौरान अगर देखा जाए तो मिट्टी के काले लाल बर्तन पर्याप्त संख्या में मिले हुए हैं और इन्हें उसी प्रकार से बनाया जाता होगा जिस प्रकार से उत्तर भारत में, जिस प्रकार से मतलब कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में भी उसी तरह से बनाया जाता था जिस तरह से उत्तर भारत में बनाया जाता था। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि शव कक्षों को देखने से पता चलता है कि उन लोगों की मृत्यु के बाद जीवन के बारे में बड़ी विचित्र धारणाएं रही होंगी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन लोगों की मृत्यु के बाद जीवन के बारे में उनकी बड़ी विचित्र धारणाएं कहीं ना कहीं बनी रही होंगी। बिल्कुल वे लोग सोचते रहे होंगे कि भाई लोग कैसे मरते हैं, क्यों मरते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में उनके मन में एक अलग ही धारणा रही होगी।
मृतक का अंतिम संस्कार शायद वे काफ़ी विस्तार पूर्वक करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वे लोग क्या करते थे, जब कोई मर जाता था यानी किसी की मृत्यु हो जाती थी, उसका अंतिम संस्कार जो किया करते थे वो काफ़ी विस्तार पूर्वक करते थे। वे इन सब कक्षों पर बड़े पत्थरों के खास निशान शायद इसलिए लगाए गए हैं कि सरदारों और उनके परिवारों के सदस्यों के समाधि स्थल हैं। घोड़े की देखा जाए तो घोड़े की हड्डियों और घोड़े के साथ सामान के प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि वे इस पशु से भली भांति परिचित थे। देखिए बताया जा रहा है कि घोड़े के हड्डियों और घोड़े के साज सामान से हमें मतलब वहाँ से कुछ अवशेष मिले हुए हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि वे लोग पशु से काफ़ी ज़्यादा परिचित थे। निस्संदेह बताया जा रहा है कि घोड़े के कारण ही वे प्रायद्वीप की लंबी दूरियां की यात्रा कर पाए होंगे। तो बताया जा रहा है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं वे जो लंबी यात्राएं करते थे उसके लिए वे घोड़े का इस्तेमाल करते रहे होंगे। इन यात्राओं से देखा जाए तो विभिन्न वस्तुओं का विनिमय संभव हुआ। इन यात्राओं से कहीं न कहीं क्या होता है कि वस्तुओं का विनिमय संभव हो जाता है, जैसे कि सोने तथा कीमती पत्थरों की मणि और संभवतः लोहे की वस्तुएं भी मिली है। मतलब कुल मिलाकर एक्सचेंज सिस्टम के बारे में भी यहाँ बताया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि जब मौर्यों ने प्रायद्वीप के कुछ भागों को जीत लिया था तो उस समय वहाँ एक विशिष्ट संस्कृति पहले मौजूद थी। बताया जा रहा है कि जब मौर्यों ने क्या किया था, प्रायद्वीप के कुछ भागों को जीत लिया था, उस समय वहाँ के विशिष्ट संस्कृति के वहाँ अगर देखा जाए तो पहले से कोई ना कोई विशिष्ट संस्कृति मौजूद थी। अशोक के कुछ अभिलेख से ऐसे क्षेत्र से भी मिले हैं जहाँ से महत्वपूर्ण महापाषाणी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जैसे कि बताया जा रहा, अशोक के कुछ अभिलेखों से हमें ये पता चला है कि वहाँ से एक तरीके से कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जैसे कि बात करते हैं, रायचूर 2 आब के मास के स्थान से मिले हुए हैं। रायचूर 2 आब के मास के स्थान से कुछ चीज़ें मिली हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्कन के बारे में देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकांश राज्यों तथा क्षेत्रों को मौर्यों ने जीत लिया था। तो दक्कन वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अधिकतर जो राज्य थे, क्षेत्र थे, उनको किसने जीता था? मौर्यों ने जीता था। परंतु मौर्यों में अगर देखा जाए परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ये क्षेत्र जो होते हैं आगे चलकर स्वतंत्र हो जाते हैं। बिल्कुल, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो फिर क्या होता है? कि जो क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के द्वारा जीते गए होते हैं वे धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और नए राजा प्रायः उन्हीं परिवारों के थे जिन्होंने मौर्यों की सेवा की थी। तो फिर दरअसल बताया जाता है कि मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है तो फिर नए राज्यों का उदय ऐसे होता है, जो लोग मौर्य साम्राज्य में ही अगर देखा जाए या मौर्य राज्य में अगर देखा जाए तो जो सेवा करते थे वही लोग क्या हो जाते हैं, आगे चलकर राजा बन जाते हैं, या उन्हीं के जो परिवार के लोग थे वही राजा बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 7 वाहनों के बारे में। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर मेरा मानना है कि सब कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए, 1 से 2 बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनमें सबसे प्रसिद्ध था 7 वाहनों का वंश। अगर देखा जाए तो इनमें सबसे प्रसिद्ध था 7 वाहनों का वंश परिवार, जो आंध्र के नाम से जाना जाता था। तो अगर देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध जो छोटे छोटे राज्य थे उसमें 7 वाहन राज्य जो था सबसे प्रसिद्ध था। 7 वाहन वंश जो था एक परिवार के रूप में देखा गया है और जो आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक महान विजेता शासक था सातकर्णी, जिसे पश्चिम का स्वामी कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इनके एक महान विजेता शासक था जिसका नेम था सातकर्णी, जिसे एक तरीके से सातकर्णी के नाम से जाना जाता था और पश्चिम का स्वामी भी इसे कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं कलिंग के बारे में, बात कर लेते हैं। कलिंग के राजा यानी नरेश से उसका युद्ध हुआ था। तो कलिंग के राजा यानी कि कलिंग के नरेश से उसका युद्ध हुआ था। उसने शायद ईसा पूर्व पहली सदी में शासन किया होगा। सातकर्णी के नेक्स्ट बात करते हैं सातकर्णी के शासन में सातकर्णी के शासन के कुछ समय बाद क्या होता है, शासकों ने जो सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे 7 वाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़ कर आंध्र प्रदेश में भगा दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7 वाहनों ने पुनः अपनी सेना का संगठन करके शकों पर हमला किया
अंत में क्या होता है, पश्चिमी दक्कन के पर फिर से कब्जा करने में वे लोग सफल हो जाते हैं। और यह काम गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने के बारे में बताया जा रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्कन में 7 वाहन के राज्यों को शक्तिशाली बना दिया था। तो दरअसल अगर देखा जाए तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया था, दक्कन में 7 वाहनों के राज्य को क्या किया था, शक्तिशाली बना दिया था। परंतु अगर देखा जाए तो परंतु शकों ने 7 वाहन पर आक्रमण करने का कभी अवसर नहीं दिया। दरअसल अगर देखा जाए तो शकों ने क्या किया था, 7 वाहन वंश के लोगों को यानी कि इनके शासक को कभी भी शकों ने आक्रमण करने का कोई अवसर नहीं प्रदान किया। और यह स्थिति गौतमी पुत्र के बेटे वशिष्ठ पुत्र के काल में शासनकाल तक बराबर चलती रही। तो अगर देखा जाए तो यही स्थिति कब तक चलते रही, जब तक एक तरीके से गौतमी पुत्र के वशिष्ठ पुत्र जो थे, गौतमी पुत्र के जो बेटे थे वशिष्ठ पुत्र, इनके शासन तक, जब इनका शासन जब तक चल रहा था तब तक ऐसी स्थिति बनी हुई थी। अंत में क्या होता है, वशिष्ठ पुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया और तभी से जाकर क्या होता है, कुछ समय के लिए शकों और सातवाहनों के बीच में क्या होता है, शांति बन जाती है। दरअसल क्या होता है, वशिष्ठ पुत्र ने क्या किया, शक के जो शक के शासक थे उनकी पुत्री से विवाह कर लेते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपस में जो छोटी मोटी युद्ध चल रहे थे वे युद्ध समाप्त हो जाते हैं, आपस में कहीं ना कहीं शांति का वार्ता बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तरीके से ईसा की दूसरी शताब्दी के अंतिम दौर में शक पहले की अपेक्षा कमजोर हो गए। अगर देखा जाए तो ईसा की दूसरी शताब्दी के अंतिम दौर में शक पहले की अपेक्षा कमजोर हो जाते हैं। देखिए ये मैप है, मैप वाली क्लास में आगे लूँगा बाद में, ठीक है, तो इसलिए मैप वगैरह मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सातवाहनों को राज्य विस्तार का मौका मिला है। देखा जाए तो फिर इससे क्या हो जाता है, सातवाहनों को राज्य विस्तार करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, शकों के साथ अपना रिलेशन स्थापित कर लिया था। इसकी वजह से उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ को भी जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया। तो अगर देखा जाए तो सातवाहनों ने इसी का फायदा उठाकर क्या किया, उत्तर में काठियावाड़ को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया। परंतु इसके बाद क्या होता है, सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रहती है। लेकिन क्या होता है, सातवाहनों की जो शक्ति होती है ज़्यादा समय तक कायम नहीं होती है और ईसा की तीसरी शताब्दी में क्या हो जाता है, क्षीण होने लगती है, यानी कि कम होने लगती है। अगर देखा जाए तो ईसा की तीसरी शताब्दी से क्या होता है, इनकी शक्तियाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में क्या किया, कि एक तरीके से सातवाहन राज्य ने क्या किया, उत्तर भारत के उत्तर और दक्षिण में अगर देखा जाए तो एक सेतु का काम किया, यानी कि एक सेतु का काम किया, एक पुल का काम किया, किसने, सातवाहन राज्य ने। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ जंगल साफ करके गांव बसा दिए गए। दरअसल क्या होता है, कुछ जंगलों को साफ करके क्या होता है, गांव को बसा दिया जाता है। गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में समूचे उत्तरी दक्कन में आवागमन के लिए सड़कें भी बनवाई जाती हैं। तो दरअसल अगर देखा जाए तो गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में समूचे उत्तरी दक्कन में आने जाने के लिए क्या किया गया, सड़कें भी बनवाई गई। इन भागों में यात्रा करना खतरनाक नहीं था, जितना पहले क्या था कि ये दुर्गम रास्ते हुआ करते थे, लोग यात्रा नहीं कर पाते थे। अब सड़कें बनने से क्या होने लगा कि लोग अच्छे से अपने यात्रा को तय कर पाते थे, यानी कि यात्रा कर पाते थे। व्यापार में अगर देखा जाए तो व्यापार में वृद्धि के कारण नासिक के क्षेत्र में गोदावरी के मुहाने के प्रदेश में और बम्बई के पास भी नगर बस गए और ईरान, इराक, अरेबिया और मिस्र से आने वाले जहाज पश्चिमी समुद्र तट के भड़ौज बंदरगाह का प्रयोग करते थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ईरान, इराक, अरेबिया, मिस्र से भी कहीं ना कहीं हमारा व्यापार अच्छा चल रहा था, क्योंकि वहीं से आने वाले समुद्री जहाज समुद्री तट पर भड़ौज, जो कि गुजरात में शायद है, ठीक है, बंदरगाह का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, गोदावरी नदी के बंदरगाह गंगा के नदी मुख से दक्षिण भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग पर पड़ते थे। इन बंदरगाहों से क्या होता है, जहाज बर्मा और मलाया को जाते थे। तो इन बंदरगाहों से क्या होता था, बर्मा और मलाया भी जहाज़ें वगैरह जाते थे। बर्मा मतलब म्यांमार की बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा सातवाहन राज्य समृद्धशाली राज्य था। अगर देखा जाए तो सातवाहन राज्य जो था समृद्धशाली था, इसका प्रशासन जो था काफ़ी अच्छा था
राज्य जो थे प्रांतों में बटे थे और जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। तो उन पर वे लोग शासन करते थे जो सैनिक हुआ करते थे, या जैसे कि जो सैनिक नहीं हुआ करते थे, जैसे कि राज्यपाल की बात करते हैं, तो उनके द्वारा शासन किया जाता था। प्रत्येक गांव का प्रधान अगर देखा जाए तो राजस्व और कर वसूल करता था। प्रत्येक गांव का जो प्रधान हुआ करता था राजस्व व कर यानी टैक्स वसूल करता था। अब बात कर लेते हैं कि बौद्ध स्मारक के बारे में। अब बात कर लेते हैं बौद्ध स्मारक के बारे में। देखिए, कहा जा रहा है कि नगरों में व्यापारी और कारीगर की नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता मालामाल हो गए थे। तो इस समय अगर देखा जाए तो नगरों में क्या था, व्यापारी और जो कारीगर हुआ करते थे या इस श्रेणी में आने वाले जो नेता हुआ करते थे, कहीं ना कहीं क्या थे, वे मालामाल हो चुके थे। उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन था। तो कहीं ना कहीं उनके पास वे इतना समृद्धशाली हो चुके थे कि अपने काम के साथ साथ वे दूसरे अन्य कामों में भी क्या कर सकते थे, खर्च कर सकते थे। उनमें से अधिकतर बौद्ध या जैन थे। उनमें से बताया जा रहा है अधिकतर वे लोग हुआ करते थे जो जैन को मानते थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को दान में दे दिया। इसलिए क्या होता है कि बौद्ध विहारों को दान में दे दिया जाता है, यानी कि बौद्ध विहारों को दान में दे दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह धन जो था चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में लगाया गया। बौद्ध इन चैत्य मंडपों में पूजा पाठ करते थे। देखिए, ये जो चैत्य मंडप हुआ करते थे, इसमें यहाँ पर क्या हुआ करता था कि जो बौद्ध हुआ करते थे यहाँ पर वे लोग पूजा पाठ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, स्तूप के भीतर अगर देखा जाए तो बुद्ध और भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। तो स्तूप के भीतर क्या रखे जाते थे, बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के जो अस्थि हुआ करते थे उसके अवशेष रखे जाते थे। इसलिए बताया जा रहा है कि बौद्ध इन स्तूपों को पवित्र मानते थे। तो स्तूपों को बौद्ध क्यों पवित्र मानते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो भिक्षुओं के अवशेष वगैरह रखे जाते थे। सांची के बारे में बात करते हैं, जो कि भोपाल के पास है, कि स्तूप की वेदिका जो कि रेलिंग, इसे वेदिका को रेलिंग के नाम से भी जाना जाता है, और तोरण द्वार इसी प्रकार के दान से बने हुए हैं। अमरावती के बारे में बात करते हैं, आंध्र प्रदेश का स्तूप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का स्तूप है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो व्यापारी स्वामियों द्वारा दान दिया गया था। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से अमरावती के बारे में, जो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं, अमरावती स्तूप के बारे में बात करते हैं, तो व्यापारियों और भूस्वामियों द्वारा क्या किया गया था, दान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि स्तूपों के समीप विहार हुआ करते थे। देखिए, स्तूपों के समीप ही विहार होते थे और जहाँ भिक्षु रहते थे। तो ध्यान रखिएगा, जो विहार हुआ करते थे वहाँ पर क्या हुआ करता था, वहाँ पर भिक्षु रहा करते थे। और फिर क्या, मैंने आपको एक और बात यहाँ पर बताया था कि जो एक तरीके से क्या होता था, चैत्य मंडप हुआ करता था, उसमें लोग पूजा पाठ करते थे, और जो स्तूप हुआ करता था बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष वगैरह वहाँ पर रखे जाते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे। तो कुछ ऐसे बौद्ध विहार थे जो क्या था, नगरों के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला जो पेशावर के निकट बना था। और उसके बाद बात करते हैं सारनाथ, जो वाराणसी के निकट वाराणसी के निकट बना था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है, इससे सुबह नगरों में जाकर भिक्षा प्राप्त करने और एक मिनट साथियों, हाँ चलिए, इससे हमें ये पता चलता है कि सुबह नगरों में वे लोग क्या करते थे, जाते थे और भिक्षा वगैरह प्राप्त करते थे। और उनको यहाँ पर भिक्षा मांगने में या एक तरीके से क्या था, किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं हुआ करती थी, यानी कि यहाँ पर उन्हें सुविधाएं हुआ करती थी। इसीलिए नगरों के पास क्या होता था, विहार वगैरह बनाए जाते थे। और बिहार में क्या होता था, बौद्ध भिक्षु वगैरह रहा करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों को काटकर बनाए गए बड़े गुफाओं में भी बिहार में रहा करते थे। तो कुछ ऐसे भी बौद्ध भिक्षु थे जो पहाड़ियों को काटकर बनाए गए बड़े गुफाएं हुआ करते थे, उसके विहारों में रहा करते थे। और इन्हें भी प्रतिमाओं से सजाया जाता था। तो इन्हें भी प्रतिमाओं से सजाया जाता था। जैसे कार्ले और बेदिशा के बारे में बात करते हैं, जो पश्चिमी घाट में पुणे के नज़दीक की गुफा में है, गुफा विहार है। इस समय की धार्मिक कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है और कुछ जैन प्रतिमाएं भी मिली हुई हैं। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एक तरीके कुछ ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जो पहाड़ियों को काट कर बनाए गए बड़े गुफाओं में रहा करते थे, यानी कि बिहार मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि बौद्ध भिक्षु रहा करते थे।
और इनमें इनको किससे सजाया जाता था? प्रतिमाओं से, मूर्तियों से सजाया जाता था, जैसे कि कारले और बेदिशा की बात करते हैं, जो कि पश्चिमी घाट में पुणे के नज़दीक पाया गया है। ठीक है, तो इसकी यह एक गुफा विहार है, यह एक गुफा विहार है। ठीक है, तो एक तरीके से ये बातें ध्यान रखिएगा। और इस समय धार्मिक कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से ज़्यादा संबंधित थी, लेकिन कुछ जैन प्रतिमाएं भी मिली हुई हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं कि 200 से लेकर 300 ईस्वी तक में धार्मिक व्यवस्था कहते थे, यानी कि धर्म कहते था। जैसे कि बात करते हैं बौद्ध धर्म बहुत ही लोकप्रिय धर्म था। तो बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही लोकप्रिय धर्म था। बिहारों में शास्त्रार्थ और वाद विवाद होते थे। तो बिहार में जब बौद्ध भिक्षु वहाँ पर बैठते थे तो वे लोग आपस में क्या करते थे? शास्त्रार्थ या वाद विवाद करते थे। और जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को बाहर भेजा जाता था। तो जनता को शिक्षा देने के लिए धर्म की शिक्षा देने के लिए क्या किया जाता था? जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उन्हें बाहर भेजा जाता था। अश्वघोष नागार्जुन के ग्रंथों ने हमें बताया कि बौद्ध धर्म के प्रचार में बड़ा योगदान दिया गया है इनके द्वारा। तो अश्वघोष और नागार्जुन के ग्रंथों ने बताया कि बौद्ध धर्म में इनके द्वारा बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया। जो लोग पुराने वैदिक देवताओं में विश्वास करते थे उनके विचार अब बदलने लगे। दरअसल क्या था कि पहले क्या था, लोग वैदिक संस्कृति के से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। और वहाँ को जो प्रभावशीलता थी कि भाई हमें कर्मकांड पूजा पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पर जब बौद्ध धर्म का उदय हो जाता है तो बौद्ध धर्म की जब लोग शिक्षाएं पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है उनके कहीं ना कहीं उनके विचार में क्या होता है? बदलाव आने लगता है। अब नए देवताओं की पूजा होने लगी थी, विष्णु तथा शिव को उपासनाओं का भी समर्थन मिलने लगा था। अब क्या हो जाता है कि नए देवताओं के बारे में भी लोगों को जानकारी मिल जाती है, जैसे विष्णु और शिव की भी पूजा करने लगते हैं लोग। यज्ञ कम होने लगे थे, अगर देखा जाए तो यज्ञ कम होने लगे थे। और इसके बदले लोग सोचने लगे थे कि अनेक अनुष्ठानों और विधि संस्कारों के बिना भी हम अपने जीवन अपने अपने ईश्वर की शांतिपूर्वक आराधना कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाता है, लोगों को इस बात को समझ में आने लगती है कि हमें बिना पूजा अनुष्ठान किए भी, यानी कि हम अगर पूजा अनुष्ठान नहीं भी करते हैं तब भी क्या हो सकता है कि हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो शांतिपूर्वक हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों, एक मिनट दोस्तों, हाँ, इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा अपने ईश्वर की भक्ति को अधिक महत्व दिया गया। अब क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान करने के बजाय जो लोग जैसे जिस ईश्वर को मानते थे उनको ज़्यादा महत्व देने लगे। और इसी काल में क्या होता है, गीता को उपदेशों का भी महत्व बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसी काल में गीता के जो उपदेश थे उसका भी महत्व बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अमरावती, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। अमरावती के स्तूप एक उभार शिल्प के बारे में बताया गया है। अमरावती के स्तूप पर भी बुद्ध के जीवन की घटनाओं के उभारों में अंकित किया गया था। इस उभार शिल्प में बाईं और नीलगिरी नामक मदुंत हाथी को दिखाया गया है और दाईं ओर इस बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो नालगिरी या नीलगिरी वैसे होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के बारे में। बात कर लेते हैं कि दक्षिण भारत में 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, कह सकते हैं। चोल पांड्यचेर के बारे में बात करते हैं। तो दक्कन के पठार के दक्षिण में अगर देखा जाए, दक्कन के पठार के दक्षिण में अगर देखा जाए, ये सब आप चित्र देख सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो 7 महाराज्यों के दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हो गया था। तो 7 महाराज्यों के दक्षिण में अगर देखा जाए तो 3 राज्यों का उदय हो चुका था। एक तो है आपका चोल, जिसका केंद्र था मद्रास के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र था। तो ध्यान रखिएगा, चोलों का केंद्र कहाँ था? मद्रास के दक्षिण में तंजौर वाले क्षेत्र में था। फिर दूसरे राज्य के बारे में बात करते हैं, पांड्य राज्य था जिसका केंद्र था मदुरै था। ठीक है, ये सब मदुरै के बारे में बात करते हैं, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगे। फिर केरल या चेर के बारे में बात करते हैं तो मालाबार तटीय क्षेत्र में इनका प्रभाव कहीं ना कहीं था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक और बातें मैं आपको फिर से क्लियर करवाना चाहूँगा। चोल का जो राज्य था वो तमिलनाडु का क्षेत्र यानी कि मद्रास चेन्नई की बात करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं चेर पांड्य के बारे में, तो इनका भी मदुरै ही था। मदुरै कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लेकिन चेर के बारे में बात करते हैं तो इनका जो क्षेत्र था वो केरल राज्य में इनका क्षेत्र था। दक्षिण पूर्व का क्षेत्र तमिल की भूमि कहलाया। तो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र तमिलों की भूमि कहलाया क्योंकि वहाँ की बोली तमिल थी। और दक्षिण भारत के इन 3 राज्यों में चोल पांड्यचेर का हमारा ज्ञान संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। अब बात कर लेते हैं कि भाई संगम आधारित क्या, संगम साहित्य क्या होता है।
देखिए, संगम साहित्य के बारे में यदि बात करते हैं तो उल्लेख मिलते हैं कि कई सदियों पहले 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ था और तीसरी कवि परिषद मदुरै में हुई थी और दक्षिण की उन परिषदों में कवि भाट चारण एकत्र हुए, उन्होंने कविताएं रची। बाद की परिषदों में 2000 कविताओं का संग्रह करके उन्हें पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया और ये कविताएं आज भी उपलब्ध हैं, ये कविताएं आज भी उपलब्ध हैं और यही संगम साहित्य कहलाती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कविताएं जो थी तमिल भाषा में थे, तो एक कविताएं जो थी कहीं ना कहीं तमिल भाषा में थी। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कवि जन जगह जगह घूमते थे, जो कवि जन थे कहीं ना कहीं जगह जगह घूमते थे, जो कवि वगैरह करते तो कबीले के सरदारों के अनुरोध पर कविताएं रचते थे। तो ये लोग क्या करते थे, कबीलाओं के सरदारों के अनुरोध पर ही कविताएं रचते थे। इन कविताओं में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत के कबीलों के सरदारों और आम जनता के जीवन का वर्णन किया गया है। इसमें से कुछ वर्णन महापाषाणी संस्कृति और भौतिक अवशेषों से भी मेल खाता है। चोल पांड्य चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो चोल राज्य, पांड्य राज्य और चेर राज्य जो थे एक दूसरे से आपस में लड़ते थे। संगम साहित्य की अनेक कविताओं में इन युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बताया जा रहा है कि अमरावती की इस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। सॉरी यार, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ठीक है। तो इसको एक बार अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप नहीं समझ पाएंगे। अमरावती की इस उपहार शिल्प में एक बोधिसत्व को दिखाया गया है, मतलब एक बोधिसत्व को दिखाया गया है। जैसे कि बताया गया बोधिसत्व होता कौन है, पहले तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, कहा गया है, एक मिनट, कहा गया बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उस प्राणी को कहा गया है, बोधिसत्व उस प्राणी को कहा गया जो समस्त जीवों के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करता है, जो सभी जीवों के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करता है। और ऐसा प्राणी बुद्धत्व प्राप्ति की लालसा नहीं रखता है, बल्कि दूसरों की सेवा में जुटा रहना चाहता है, उसी को क्या कहा गया, बोधिसत्व कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार की कोई मोह नहीं है होता है और केवल वो सेवा करना चाहता है और सेवा में ही जुटा रहना चाहता है, उसे क्या कहा गया, बोधिसत्व कहा गया है। ठीक है, उसे क्या कहा गया, बोधिसत्व कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। कहा जा रहा है चोलों को इन स्थल युद्धों से संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने एक जहाजी बेड़ा तैयार किया और उससे श्रीलंका पर इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और कुछ साल तक क्या होता है, उत्तरी श्रीलंका पर उनका कब्जा रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि श्रीलंका के राजा ने उन्हें क्या करते हैं, श्रीलंका के राजा ने उन्हें क्या किया, भगा दिया। और भारत के अपने विवरण में मेगास्थनीज जानकारी ये देता है, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसने अपने जानकारी में ये देता है कि पांड्य राज्य की स्थापना एक स्त्री शासक ने की थी। तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, उसमें बताया गया है कि पांड्य राज्य की जो स्थापना की गई थी वो किसी शासक के द्वारा नहीं बल्कि एक शासिका यानी कि स्त्री के द्वारा की गई थी। और उसके पास क्या था, एक बड़ी सेना हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल के राजाओं ने नेड्डू-चेर-लादान, केरल के राजाओं में नेड्डू-चेर-लादान को एक महान वीर समझा जाता था। कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे और मालाबार के तट के पास रोम के जहाजी बेड़े को भी पकड़ लिया था। चलिए अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रोमन व्यापार के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रोमन व्यापार के बारे में। दरअसल क्या है, क्लास बड़ी ना करने के कारण ये है कि अभी क्या है कि आप लोग अच्छे से क्लास को देख नहीं रहे हैं। ठीक है, आपकी सेंसिटिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसके वजह से कहीं ना कहीं मैं क्लास धीरे धीरे छोटी कर रहा हूँ। लेकिन क्लास पूरी चलेगी, ख़त्म नहीं होगी। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कोर्स को अच्छे से सारा कंप्लीट किया जाएगा। अगर लगेगा तो किसी दिन मैं मैराथन में इसको ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, 2-3 घंटे 4 घंटे की मैराथन क्लास होगी, जो ये मान के चलिए एक एक विषय को मैं जल्दी से ख़त्म कर दूँगा। विषय का मतलब ये है एक एक क्लास की NCERT मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।